नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय में टॉपिक पढ़ेंगे, समाज में श्रम विभाजन। अपनी पहली पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम समाज से आधुनिक समाज तक के उद्भव की विकास के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। इसमें दुर्खिम बता रहे हैं कि दुर्खिम ने अपने श्रम विभाजन की जो प्रक्रिया है वो पहली पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खिम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के जो उद्भव की जो उत्पन्न की होने की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण विस्तार से अपनी इस विधि को इसमें विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता के आधार पर किया, उसका भी उन्होंने इस पुस्तक में विश्लेषण किया है। प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा ये कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। ये विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबी समूह हैं। अब इसमें बताया कि ये जो समूह है ये विशेष रूप से जो है स्वावलंबित समूह है। स्वावलंबी यानी अपना कार्य स्वयं करने वाले। स्वावलंबी कहा जाता है जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करते हैं, उन्हें स्वावलंबित समूह के नाम से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। अब कहा गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत यानी एक समूह के अंतर्गत काम करते हैं और एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहते हैं, यानी कि एक जैसी क्रियाएं, एक जैसे उनके सारे कार्य होते हैं। चूँकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। जो व्यक्तियों की एकता है अथवा उनके जो आपसी संबंध हैं वो समरूपता तथा जो उनके व्यक्तिगत आधारित संबंध हैं उन पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं। जो इस प्रकार के समाज हैं वो किसी भी प्रकार के समाज के प्रति सहिष्णु नहीं होते तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर जाता है। अब इस तरीके की क्या है आशंका थी, लोगों में संदेह था कि जो आचरण की मान्यताएं उनके एक टूटने पर, उनके खत्म होने पर समाज बिखर सकता है। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सावयवी एकता है और ये सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। ये वृहद जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। इसमें बताया गया कि आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सावयवी एकता है। यहाँ पर सावयवी एकता से तात्पर्य है दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता के ठीक विपरीत वाली एकता को सावयवी एकता कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि यांत्रिक एकता के ठीक विपरीत वाली एकता को सावयवी एकता कहा जाता है। इस प्रकार की एकता आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। अब यहाँ पर कहा गया है ये वृहद जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है जहाँ अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और इसका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी ना होकर के उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। पारस्परिक निर्भरता सावयवी एकता का सार है। यह व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है कि तथा वे एक दूसरे से
भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा नहीं देते हैं, बल्कि उनके सावयवी संबंधों तथा बहुविकल्पीय भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज में कानून दमनकारी न होकर के क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। दमनकारी का अर्थ है नष्ट करने वाले ना होकर के पूरी तरह समाप्त ना करने वाले। दमन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। ना होकर के क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी थोड़ी क्षतिपूरक का अर्थ होता है थोड़ा हानि पहुंचाने वाले। दमनकारी का अर्थ हो जाता है कि पूरी तरह नष्ट करने वाले, और क्षतिपूरक का अर्थ है थोड़ा ही बहुत हानि पहुंचाने वाले होते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना है। और इससे हमें अब स्पष्ट हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो दमनकारी नहीं होकर के क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपराधिक कृत्यों को रोक करके जो अपराध वाले कार्य हैं उन कार्यों को रोक करके उनमें सुधार लाना और उसे ठीक करना। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट थी, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं। अब इसमें दुर्कheim में कह रहे हैं कि समाज की जो एक प्रमुख विशेषता है वो ये है, जिनका उद्देश्य एक जैसा है, एक समान है, वो अपनी इच्छा से एक दूसरे के पास आकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, एक समूह और संगठन बना लेते हैं, क्योंकि ये समूह एक दूसरे के विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। क्या है, जो समूह बनते हैं ये एक दूसरे के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के ये समूह बना लेते हैं, समूह का निर्माण कर लेते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते, और अगर उससे अलग रहते हैं तो उनके संपूर्ण जीवन को क्या है वो ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। ये व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाल देते हैं। अब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं तो उनकी पहचान भी अलग अलग हो जाती है, और ये समाज की छत्र छाया में यानी समाज से बाहर निकल करके उनके प्रकार्य, उनकी भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। चूँकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों, अब व्यक्ति की अपनी बुनियादी यानी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा। इनके बिना व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़ा और सर ढकने के लिए एक छत का होना अनिवार्य। और चौथा दिया गया शिक्षा, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होगी तब तक वो किसी भी प्रकार का रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जब रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसको खाने के लिए अच्छा खाना या जीवन जीने के लिए अच्छा आजीविका प्राप्त नहीं होती है। की पूर्ति के लिए, अब जीवन निर्वाह करने के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार के समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि वैयक्तिक संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता है। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्कheim के चिंतन को दर्शाता है। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो है दुर्कheim के चिंतन के महत्व को दर्शाता है, चिंतन के महत्व को बताता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार अनुभाविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तत्व के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, यानी सामाजिक एकता के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। अब कह रहे हैं जो इसकी अभिव्यक्ति है वो सामाजिक एकता में हमें दिखाई देती है। उनके उद्देश्य सामाजिक संबंधों
के धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण ने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली है। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है। अब इसमें बताया गया है कि जो सामाजिक वैज्ञानिक यानी समाजशास्त्री मैक्स वेबर थे, वो जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे और सामाजिक तथा मानसिक तौर पर वो काफ़ी लंबे समय से बहुत समय से बीमार रहने के कारण भी उन्होंने अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व बहुत जिसकी हम कल्पना न कर सकते ऐसा भंडार छोड़ गए हैं। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया है। उन्होंने कई विषयों पर तो लिखा है, लेकिन जो विस्तार पूर्वक लिखा है या जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है वो मुख्यतः है सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया है। उन्होंने समाजशास्त्र को पढ़ा और उसके बारे में लिखा। शक्ति और उसका वर्चस्व है अपना प्रभुत्व, अपना एकाधिकार के विकास पर कार्य किया है। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर और उसका व्याख्यात्मक समाजशास्त्र क्या है। वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। यानी कि वेबर का ये मानना है कि जो सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य है वो सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। चूँकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती थी। जो मानवीय क्रियाएं और उनके जो मुख्य विषय होते थे उनके अर्थों से वो संबंधित होती थी। अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होती थी। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की पद्धति है, जो कार्य करने के तरीके हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से अलग होंगी। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर एक कल्पना करनी होती थी। इसमें बताया गया कि समाजशास्त्री को स्वयं को अपने आप को उस स्थान पर रखा जाता था और कल्पना की जाती थी जिस स्थान पर एक कार्य करने वाला होता है। उनके अर्थ क्या है और क्या हो सकते हैं। अब रख करके देखिए उसका जो व्यक्ति कार्य करने वाला है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है और उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात एक ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित ना हो बल्कि अनुभूति के साथ हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं। वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की। अब इसमें बताया गया कि एक वेबर जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष अथवा जटिल प्रकार की जो वस्तुनिष्ठता थी उसकी बात की और जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। इसमें वेबर वस्तुनिष्ठता की बात करें कि वो व्यक्ति की जो वस्तुनिष्ठता है वो किस प्रकार की थी और उन्होंने उसको सामाजिक विज्ञान को बनाना चाहा, सामाजिक विज्ञान को अपनाना चाहा। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह
अब यहाँ पर उसके अर्थ क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसकी समझ क्या है और जो भी कार्य है उस कार्य को करने से पहले उसका क्या अनुमान है, आदर्श इत्यादि पर आधारित होते थे। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था। हालांकि यह विषयगत मामला था, अतः सहानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है। और इसमें काल्पनिक रूप से कहा है कि इनकी जो क्रियाएं थी वो उनका वो अध्ययन कर रहे थे और उन्हें रखना पड़ेगा, लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था। हालांकि ये विषय जो है वो विषयगत मामला था, उनके अपने विषय का मामला था, अतः समानुभूति समझ के लिए ये भी ज़रूरी था कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं हो तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए कि जो समाजशास्त्री है वो स्वयं की अपनी मान्यताओं तथा जो प्रक्रियाएं उनसे प्रभावित हुए, पूर्ण रूप से विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें। अब जो उनकी पूर्ण रूप से विषयगत जो अर्थ है, उनकी जो सामाजिक कर्ता है, उनकी जो अभिप्रेरणा है जिससे वो प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें, यानी कि ईमानदारी पूर्वक उसका लेखन करें। दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करें ना कि परखें। अब इसमें कहा गया है कि जो दूसरे की विषयगत भावना है उनका वर्णन करना है, ना कि उनको परखना है। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा है। क्या कहा है? मूल्य तटस्थता। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अपनी भावनाएं हैं उन भावनाओं में ना बह करके अपने मूल्यों के प्रति जो भावना है ब्यौरा करते हैं और मूल्यों की जो भावना है उनमें बिना बहे इस कार्य को करते हैं। वेबर ने ये बताया कि ये बेहद कठिन था कि यहाँ पर व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को अलग कर दे और बिना अपनी जो भावनाओं को लिए हुए काम करे, और ये बताया कि ये बेहद कठिन काम था क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह भी होते हैं। जो सामाजिक वैज्ञानिक है समाज के सदस्य भी हैं और उनकी अपनी मान्यताएं भी होती हैं और उनके अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं। हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और अपना जो वो अनुशासन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न भी करना होता है। लो संकल्प शक्ति का अभ्यास जैसा उन्होंने कहा है ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। समानुभूत समझ के लिए यानी एक जैसी समझ के लिए के अतिरिक्त वेबर ने यानी सबकी एक जैसी समझ है, इसके लिए वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की गई कि इसमें पद्धति शास्त्रीय यानी कि एक एक करके किस तरीके से कार्य को किया जाए उस उपकरण आदर्श प्रारूप की बात कही है। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो आदर्श प्रारूप है वो आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का एक तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इनका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए बिल्कुल जैसा का तैसा दिखाने के लिए नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रारूपों को जो विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नज़रअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं, यानी कि या तो वो इसको बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं या दूसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उससे कम दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा उनके
विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक हैं, इस तथ्य पर उन्हें जांचा जा सकता है, ना कि ये कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक उनकी विवेचना करते हैं। विश्व के लोग विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने और इसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया है। अब इसको विश्व के जो अनेक धर्म हैं, उनकी सभ्यताएं हैं और उनको व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को समझने के लिए, जानने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया है कि इसी संदर्भ में वेबर ने सुझाव भी दिया, कहा भी है कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया है। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूप का प्रयोग 3 प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया है। यानी वेबर ने जो आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है वो 3 अलग प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे हैं पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों अथवा ईश्वर की देन में ढूंढा गया तथा सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, उसका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन हुआ आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है। यह था उद्भव तथा प्रचलन से हुआ था, में भी देखा जा सकता है। नौकरशाही उसका प्रतीक है। अब यहाँ पर बताया गया ये जो नौकरशाही है वो उसका प्रतीक है। और वेबर ने ये सारे आदर्श प्रारूपों के विभिन्न प्रकार बताए जिसको परिभाषित करने के लिए किया था। और ये पारंपरिक, करिश्माई, ये सारे वैधानिक संगत जो है इसकी सत्ता को परिभाषित करने के लिए थे। जहाँ पर पारंपरिक सत्ता का प्रचलन तथा उद्भव तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव वैदिक स्रोतों अथवा ईश्वर शक्ति की देन में ढूंढा गया। सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, उसका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता था। नौकरशाही उसका प्रतीक था। धन्यवाद।